Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to cover our chapter 2 of class 11th sociology NCERT, that is introducing sociology. Now this series is not only important for 11th standard students but also who are preparing for CUET UG, CBSE exam or UPSC exam. If you are new to the subject of sociology, then also this playlist is going to help you because it will give you a great foundation जिसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसा है, सोशियोलॉजी का एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम लोग सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझने होते हैं। देखो हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, राइट। सो ऐसे ही सोशियोलॉजी के क्या टर्म्स हैं वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। नाउ 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था। वैसे तो मैंने इसका जो चैप्टर 1 है वो बहुत पहले पढ़ाया था और अभी मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कमेंट फॉर चैप्टर 3 एज वेल, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिप्लाई, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है उसी के बेसिस पे मेरा नेक्स्ट वर्क होता है। सो मेक श्योर कि आप लोग मुझे फीडबैक दें, कमेंट करें, सो दैट आई कैन ऑल्सो डू चैप्टर 3 एज सून एज पॉसिबल। ओके, now last class में we have done chapter 1 sociology and society. Now for class 11 students what I'm also going to do is last में जो मैं आपको ग्रुप शेयर करूंगी उसमें मैं आपको चैप्टर 1 का सॉल्यूशन भी शेयर करके दूंगी। यानी चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं CBSE बेस्ड, 11 स्टैंडर्ड बेस्ड, वो भी मैं आपको सॉल्व करके एक PDF बना के दूंगी। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दोज ग्रुप्स जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि फोकस देखो इस सीरीज़ का 11 स्टैंडर्ड्स पे मेरा ज़्यादा है, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, जो बच्चे 12th क्लास में हैं उन पे ज़्यादा है, बट बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जानने के लिए, ओके। नाउ चैप्टर 2 का जो नेम है वो है टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो बेसिकली हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो एक बेस देते हैं सोशियोलॉजी को, ओके। Now, before starting the chapter 2, let us revise what we have studied in chapter 1. हम लोगों ने chapter 1 में जो पढ़ा था अभी हम लोग उसको थोड़ा सा recap कर लेते हैं, revise कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग chapter 2 start करेंगे, ओके। सो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सोसाइटी क्या होता है और सोशियोलॉजी क्या होता है, राइट। वी सॉ दैट अ सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। हम लोग सोशियोलॉजी में यही चीज़ फोकस करते हैं, हमारा जो मेन फोकस, सेंटर फोकस होता है वो यही होता है कि किस तरीके से सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड हैं और किस तरीके से इनके बीच में इंटरप्ले होता है, किस तरीके से ये दोनों चलते हैं, राइट। We also saw that individuals do not float freely in society but are a part of collective bodies like family, tribe, caste, clan. अब देखो कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो फ्रीली सोसाइटी में नहीं होता है। जब भी आपका बॉर्न होता है तो आप ऑलरेडी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट होके ही आते हैं इस दुनिया में, राइट, जो कि है फैमिली। सो फ्रीली मूव नहीं करते हैं इंडिविजुअल, हमेशा एक कलेक्टिव बॉडी में होते हैं, जैसे कि फैमिली या फिर किसी रिलीजन में आपका जो जन्म हुआ है, फिर आप जब पढ़ाई करते हो तो एजुकेशन में जाते हो, राइट। अब आपका एक क्लास मेंटेन होता है, आपका एक कास्ट होता है, तो आप सोसाइटी में फ्रीली तो नहीं होते हो। ये चीज़ याद रखना कि हम हमेशा एक कलेक्टिव बॉडी का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअल फॉर्म, द काइंड्स ऑफ अनइक्वल ऑर्डर, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम विद इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर प्लेस्ड। अभी हम लोग इस चैप्टर में जो अभी हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसका हम पार्ट होते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, तो मैं बहुत ईजी वे में आपको बताऊंगी कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। स्टेटस, रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी इटसेल्फ फंक्शन। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। इज इट हारमोनियस और कॉन्फ्लिक्ट रिडन। सोसाइटी में क्या सब कुछ हारमोनियस होता है, हैप्पी होता है, अच्छा होता है, या फिर सोसाइटी में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये सब बातें भी हम लोग करेंगे। स्टेटस, रोल क्या फिक्स्ड होते हैं, सोशल कंट्रोल कैसा होता है, किस तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, राइट, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दी चैप्टर 1, ओके।
एंड देन वॉच चैप्टर 2। तभी आपको समझ में आएगा, जब आप सीक्वेंस से एक एक चैप्टर कवर करेंगे तभी आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। और कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज बेसिक्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का। देखो, व्हाई डज सोशियोलॉजी नीड टू हैव अ स्पेशल टर्म्स when we use terms like status, role और social control anyway in our everyday life। सोशियोलॉजी में हमें इन स्पेशल टर्म्स को पढ़ना क्यों पड़ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी इन योर माइंड इज दैट कि क्यों हम ये सारे टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जबकि स्टेटस, रोल, सोशल कंट्रोल ये सब तो हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते ही हैं, राइट? तो देखो, किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे डिसिप्लिन में हमें जब भी हम ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, राइट? जो टर्म्स आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे वैसे सेम टर्म्स क्या आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ोगे? नो। वैसे सेम टर्म्स क्या आप हिस्ट्री में पढ़ोगे? नो। तो हर सब्जेक्ट का, हर डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, ग्लॉसरी, राइट? हाउएवर, terminology is possibly even more important for sociology just because its subject matter is familiar and just because words do exist to denote it। देखो, बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी में हम लोग अपने रेगुलर जो लैंग्वेज होती है उसमें टर्म्स जो यूज़ करते हैं उनका मीनिंग, और सोशियोलॉजी में जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफर कर सकता है। दैट इज़ वाई हम लोगों को सारे टर्म्स की क्लियर मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है ना? Concepts arise in society, however, just as there are different kinds of individuals and groups in society, so there are different kinds of concepts and ideas। Concepts जो हैं वो सोसाइटी में बनते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाएंगे या आप किसी और बाहर की सोसाइटी में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ये कास्ट सिस्टम देखने को ना मिले, राइट? क्लास सिस्टम आपको बाहर देखने को ज़्यादा मिल सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ओके, कि कास्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। जब तक आपको ये आइडियाज़, ये मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप कभी सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को पढ़ ही नहीं पाओगे, राइट? नाउ, एंड सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज मार्क्ड बाय डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी and looking at dramatic social changes that the modern period brought about। और सोशियोलॉजी में ऐसा होता है कि हमें अलग अलग सोसाइटी को पढ़ने के लिए, अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए ये सारे टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वेट फॉर सम टाइम, चैप्टर को खत्म होने दो, देन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी easy way। okay, and make sure after watching this class you have to read the chapter। आपको एक बार NCERT उठा के चैप्टर रीड जरूर करना है। ऐसा मत सोचना कि मैम की क्लास देख ली है तो अब चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लास आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अगर आप कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं तो आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी गाइज। यू कैन नॉट स्किप द रीडिंग पार्ट। ओके, सो मेक श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास यू रीड द चैप्टर। दिन में क्लास देख लो, शाम को चैप्टर रीड कर लो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजली। ओके, नाउ अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सोशल ग्रुप। नाउ सोशल ग्रुप सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? देखो, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने सोशियोलॉजी में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, कि हमारा कुछ भी प्राइवेट इशू नहीं होता है, अल्टीमेटली ऑल इशूज आर पब्लिक, राइट? और सोशियोलॉजी में हम ये प्राइवेट इशू, पब्लिक इशू ही पढ़ते हैं ना। सोशल ग्रुप्स क्यों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको अभी बोला नो इंडिविजुअल इज आइसोलेटेड, और अगर आइसोलेटेड है तो सोशियोलॉजी में हम उसको नहीं पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। प्लीज रिमेंबर, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में हम लोग कभी भी किसी इंडिविजुअल को आइसोलेट करके नहीं पढ़ेंगे। वी ऑलवेज स्टडी इंडिविजुअल्स इन अ सोशल लाइफ। तो हमारे लिए सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में जितना भी सोशल लाइफ है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब सोशल लाइफ क्या है? सोशल लाइफ में सोशल ग्रुप्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने स्कूल जाते हो, लेट्स से, है ना? तो स्कूल में आपका कुछ फ्रेंड सर्कल होगा, आपका कुछ फ्रेंड्स ग्रुप होगा, राइट? आपका कुछ और सब्जेक्ट वाइज ग्रुप हो सकता है। लेट्स से किसी ने कंप्यूटर ली है तो उसका एक अलग ग्रुप है, किसी ने हिंदी ली है तो उसका एक अलग ग्रुप है, राइट? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप जो अगर आप नोटिस करो तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। घर पे जाते हो तो आपके कजन्स का एक ग्रुप हो सकता है, राइट? सो सोसाइटी में ये सारे ग्रुप्स होते हैं और अभी हम लोग इन्हीं ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो, अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दैट ह्यूमंस इंटरैक्ट, कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज। जितने भी ये ह्यूमंस होते हैं ना सोसाइटी में, ये लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल में जाके क्या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात नहीं करते हो? फेलो स्टूडेंट से आप लोग बात नहीं करते हो? ऐसा तो हो ही नहीं
नहीं सकता। इवन टीचर्स आप लोगों को डांटते हैं, राइट, कि भाई बातें मत करो, है ना, मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट, ये सब बच्चे सुनते हैं ना। क्योंकि आप लोग आपस में बातें करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोशल कलेक्टिविटीज बनती हैं। ठीक है, क्या हैं ये सारी टर्म्स अभी आपको पता चलेगा। जब साथ में सब लोग रहते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग सोशल कलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना। कंपेरेटिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देता है। पहला फैक्ट देखो क्या है, एवरी सोसाइटी वेदर एंशियंट और फ्यूडल और मॉडर्न एशियन और यूरोपियन और अफ्रीकन, ह्यूमन ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट। पहला फैक्ट ये है कि चाहे कोई भी तरीके की सोसाइटी हो, ह्यूमन ग्रुप्स और कलेक्टिविटीज हर जगह हमें देखने को मिलती है। ऐसी कोई सोसाइटी आपको शायद ही मिलेगी जहां पर ह्यूमन ग्रुप्स ना हो, जहां पे कलेक्टिविटीज ना हो। तो पहला फैक्ट तो ये है कि सब जगह हमें ह्यूमन ग्रुप्स, कलेक्टिविटीज ये देखने को मिलती है। ठीक है ना। सेकेंड इज कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी, यानी हर सोसाइटी में आपको अलग अलग तरह के ग्रुप्स मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के कलेक्टिविटीज मिल सकते हैं, बट प्रेजेंट हर सोसाइटी में होते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है ना। एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। जितनी भी गैदरिंग है, हर गैदरिंग को हम लोग एक सोशल ग्रुप नहीं बुलाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस, ओके। we do not consider all gathering of people as a social group। यानी अगर बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठा हो गए हैं, साथ में खड़े हैं, उसको हम लोग सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे, देखो अभी धीमे धीमे मैं वहां पे आ रही हूँ कि सोशल ग्रुप एक्चुअली क्या है, बट देखो कुछ टर्म्स हैं जो सोशल ग्रुप के अलावा भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है एग्रीगेट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। यानी एक ही टाइम पे अगर बहुत सारे लोग एक साथ हैं तो उसको हम लोग एग्रीगेट कहेंगे। ठीक है, तो उन सबके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सोशल ग्रुप क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको स्कूल जाना है। ठीक है, अब स्कूल जाने के लिए आपको पब्लिक कन्वेंस यूज करना है, तो आप एक बस स्टॉप पे गए और बस स्टॉप पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं जाना होगा। अब उन सबके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो दे आर नॉट सोशल ग्रुप, दे आर एग्रीगेट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ देखो एग्जाम्पल, पैसेंजर्स वेटिंग एट अ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, सिनेमा ऑडियंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीगेट्स। यानी ऐसी सारी जगह जो हमें देखने को मिलती है जहां पर लोगों के बीच में, भीड़ में कोई कनेक्शन नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेट। नाउ दीज एग्रीगेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज क्वासी ग्रुप। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म गाइस, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्वासी ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्वासी ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो एक तरह का एग्रीगेट्स है, सिंपल कलेक्शन है, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे वो लोग प्रेजेंट हैं, बट उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। और एग्जाम्पल में आपको मेंशन भी करना होगा, जैसे पैसेंजर हैं जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे एक साथ वेट करते हैं, सिनेमा ऑडियंस है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्वासी ग्रुप्स, पैसेंजर्स। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, मैम व्हाट इज सोशल ग्रुप। कि क्वासी ग्रुप तो आपने बता दिया, तो अब सोशल ग्रुप क्या होता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्वासी ग्रुप समझ में आ गया होगा। क्वासी ग्रुप क्या होता है, इट इज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा एग्रीगेट या कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल जहां पर लोगों के बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज, जेंडर, क्राउड, ये सब आ जाता है क्वासी ग्रुप में। ठीक है, अब सोशल क्लास की अगर हम बात करें तो क्या आपको सारे जो हाई क्लास लोग हैं उनके साथ आपका कोई ग्रुप है, कोई इंटरेक्शन है, नहीं। सो क्वासी ग्रुप कौन से होते हैं, जो सिंपली बस एक एग्रीगेट हैं जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, और जो मैंने आपको भी बताया किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। ओके, नाउ एज दीज एग्जाम्पल सजेस्ट क्वासी ग्रुप्स मे वेल बिकम सोशल ग्रुप्स इन टाइम। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये जो क्वासी ग्रुप है जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये क्वासी ग्रुप आगे जाके टाइम के साथ बन जाए सोशल ग्रुप। ठीक है, सो ये वाला पॉसिबिलिटी है। कैसे, देखो इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल कास्ट और क्लास और कम्युनिटी मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्टिव बॉडी, दे मे बी येट टू बी इन्फ्यूज्ड विद द सेंस ऑफ वी फीलिंग। तो इनके बीच में पहले तो कोई वी फीलिंग नहीं होती है, राइट, बट
क्लास एंड कास्ट हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइज अप पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जब मिलके, जैसे मान लो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली किसी कास्ट ने, वहां पर फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्वासी ग्रुप से किसमें, सोशल ग्रुप में। तो ऐसे ही मान लो कि इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो कि तुम रोज एक ही बस से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब अभी तो वहां पे किसी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो किसी तरह का कोई सोशल ग्रुप नहीं है, सब क्या है, क्वासी ग्रुप है। बट मान लो कि 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो उसी बस से रोज उसी टाइम पे जाते हैं, है ना, उनके बीच में रोज इंटरेक्शन होता है, रोज बात होती है, तो वो 4-5 लोगों का क्या बन जाएगा, सोशल ग्रुप। सो ये जो क्वासी ग्रुप है ये विद टाइम आगे जाके सोशल ग्रुप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। Now let us understand कि basically what is social group. तो there are few important features जो आपको याद रखने हैं. These are really important guys. हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, and for students who are preparing for 11th standard आप लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। देखो, सोशल ग्रुप के कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, यानी लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी ग्रुप को एक सोशल ग्रुप बोलना है, अभी हम लोगों ने देखा क्वासी ग्रुप में क्या था, स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं था, राइट। तो वो क्या था, क्वासी ग्रुप। सोशल ग्रुप में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। स्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन इंटरेक्ट किया फिर 10 दिन नहीं किया फिर 2 दिन किया, इस तरीके से नहीं, एक स्टेबल पैटर्न होगा। रोज कर रहे हैं तो रोज होगा, है ना। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर मेंबर्स, ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप itself and its own set of rules, ritual and symbol। एक तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपको अपने क्लास में जो फ्रेंड्स हैं, मान लो ये एक सीट पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और मान लो ये सीट पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब लेट्स से ये आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो एवरी डे दे सिट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड दे इंटरैक्ट, ठीक है। तो उससे क्या है, ये है एक सोशल ग्रुप, क्योंकि इनके बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, फ्रेंडशिप है, तो ये एक सोशल ग्रुप हो सकता है, राइट। नाउ शेयर्ड इंटरेस्ट है। शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब मान लो कि ये एक ही क्लास में है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में एक शेयर्ड इंटरेस्ट है, राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगे जिनको ये एक्सेप्ट करेंगे, राइट। और इससे क्या होगा, एक डिफिनेबल स्ट्रक्चर है, यानी आपको पता होगा कि ये 4 दोस्त हैं और ये चारों दोस्त आपस में साथ में रहते हैं, इसी सीट पे बैठते हैं, तो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं गाइस जो आपको याद रखने हैं फॉर योर सोशल ग्रुप इंटरेक्शन। नाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग सोशोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग सोच रहे होंगे ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या है, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉर्म्स एंड वैल्यूज आज की क्लास में, ठीक है। अभी के लिए सोशल ग्रुप के ये वाले फीचर्स आप जरूर से याद रखना, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखो एक टर्म है डेफिनेबल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। देखो, सोशल स्ट्रक्चर हियर रिफर्स टू पैटर्न ऑफ रेगुलर एंड रेपिटेटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। नाउ जैसे ये चारों स्टूडेंट्स जिनका मैंने एग्जांपल दिया है, ये लोग साथ में बैठते होंगे, तो इनके बीच में एक रेगुलर रेपिटेटिव इंटरेक्शन होता होगा, राइट। रोज बात होती होगी, है ना, कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ इन लोगों का बात करने का जो तरीका होगा वो ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम पे इट बिकम्स रेगुलराइज्ड, यानी बहुत आसानी से आप यहाँ पे बैठ के चारों फ्रेंड्स एक दूसरे से आराम से बात कर पाएंगे। सो देयर इज अ सोशल स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी इन दिस, ठीक है। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से बता रही हूँ, वैसे तो सोशल स्ट्रक्चर बड़े लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। A social group refers to collection of continuously interacting person who share common interest, culture, value, norms within given society। अब मान लो इन चारों में से एक ऐसा स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग सोशल ग्रुप का पार्ट नहीं मान पाएंगे। सोशल ग्रुप के लिए यू नीड टू हैव रेगुलर रेपिटेटिव इंटरेक्शन, ओके। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई होप सोशल ग्रुप और क्वासी ग्रुप में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड आस्क मी, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ओके। Now look at the difference now between social group and quasi group, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। Now you have to add this to your note, आपको अपने नोट्स में ये वाला टेबल जरूर से बनाना है, ठीक है। So social group क्या होता है, social group is a collection of continuously interacting person who share common interest, culture, value, norms within given society। social group क्या होता है, जो कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं लोग, यानी डेली आपकी उनसे बात होगी, आपको उनके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ मेरा कोई है,
ठीक है ना। इसमें आपके फैमिली आ सकते हैं, फैमिली कैन बी अ सोशल ग्रुप। ओके, क्वासी ग्रुप कौन सा होता है? क्वासी ग्रुप मतलब सेम प्लेस सेम टाइम, यानी लोग जो हैं वो एक साथ एक टाइम पे बस प्रेजेंट हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो स्ट्रक्चर। ओके, सो क्वासी ग्रुप में क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी, राइट। जिनके साथ आप रोज बस से कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, उनके साथ आपको लोनली फील होगा, उनके साथ आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होगा, राइट। बट जब आप 4 दोस्त उसी बस में बैठे होंगे, आपका एक सोशल ग्रुप होगा, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट। नाउ पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन रेलवे स्टेशन विल बी द एग्जाम्पल। प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में MCQ अगर आते हैं आप लोगों के, तो वहां पर भी इस तरह के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी अब बहुत अच्छे से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, now there are many types of group that you can see in sociology. देखो, as you read through this section on groups, you will find that different sociologists and social anthropologists have categorized groups into different types. जैसे जैसे तुम लोग अपने sociology के sections में subject में आगे बढ़ोगे, you will see कि बहुत सारे types of group हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। Now, what you will be struck with, however, is that there is a pattern in typology. In most cases, they contrast the manner in which people form groups in traditional and small scale society to that of modern and large scale. तो ये जो types of group तुम्हें मिलेंगे ना, ये इस तरीके से होंगे कि पहले वाले जो पहले के टाइप्स ऑफ ग्रुप होते थे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते थे, और अभी के टाइप्स ऑफ ग्रुप जो देखने को तुम्हें मिलेंगे वो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से होंगे, ठीक है। नाउ आई होप गाइस तुम लोगों को पता होगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारा रूरल सोसाइटी होता है बेसिकली, और जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी होता है वो जो आज का सोसाइटी है वो है, ठीक है, यानी अर्बन सोसाइटी जो सिटी लाइफ होती है, ठीक है ना। एज मेंशन्ड अर्लियर, दे वर स्ट्रक बाय द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड इम्पर्सनल डिटैच्ड डिस्टेंट इंटरेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी। देखो, कभी भी तुम लोग कोई गांव जाओ, कोई विलेज जाओ, वहां पर तुम लोगों को क्या मिलेगा? क्लोज इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी वहां पर ऐसा नहीं है कि फोन पे बात कर ली, वहां पे लोग डेली मिलते हैं, एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं, राइट। वहां पे इतना ये नहीं होता है कि अच्छा आज अभी शाम हो गई है तो एक वेब सीरीज लगा ली, कमरे में ही बैठ के वेब सीरीज देख ली, किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। बट मॉडर्न सोसाइटी में यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। लोग एक दूसरे से काफी डिटैच्ड होते हैं, डिस्टेंट इंटरेक्शन होता है, यानी आपने बस व्हाट्सएप कर दिया, हाय हेलो कॉल कर दिया, बस फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है हमें अर्बन सोसाइटी में, और आज के टाइम में यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। ओके, नाउ देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि ये ग्रुप्स किसने दिए हैं, बट बेसिकली आगे जाके पढ़ोगे ये चीज़, तो खाली नाम याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप किसने दिया है, कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में बात किसने की है, ठीक है। तो मैंने थिंकर्स के नाम लिख दिए हैं। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप में 5 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी एंड सोसाइटी, फिर इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स, फिर रेफरेंस ग्रुप एंड फिर पीयर ग्रुप्स। ऑल दीज ग्रुप्स आर रियली रियली ईजी, एक बार मीनिंग समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मेक श्योर कि तुम लोग इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम में रिविजन ईजी हो सके। ओके, सो अभी हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। ना सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। देखो, प्राइमरी ग्रुप रिफर्स टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन, जैसे कि फैमिली, विलेज ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनके साथ हमारा इंटीमेट या फेस टू फेस एसोसिएशन होता है। ओके, प्लीज रिमेंबर। सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं? जहां पर लैक ऑफ इंटीमेसी होता है, यानी उनसे हम लोग फेस टू फेस नहीं मिलते हैं। नाउ टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो, प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी फिजिकली आप लोगों से मिल पाते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, कंटिन्यूटी होती है, कुछ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, और सबका कॉमन एम होता है। ओके, सो ये सारे फीचर्स हैं जो प्राइमरी ग्रुप के हैं। सेकेंडरी ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें लार्ज साइज होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कोई एक स्पेशल इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मान लो एक ही जॉब में हो, राइट। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इन योर ग्रुप नहीं होती है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा, आप बस हाय हेलो वाला रिलेशनशिप समझो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्लीज रिमेंबर। एग्जाम्पल में हम प्राइमरी में फैमिली को रख सकते हैं, विलेज को रख सकते हैं, राइट, और सेकेंडरी में हम लोग
पॉलिटिकल ग्रुप को रख सकते हैं, इकोनॉमिक एसोसिएशन को रख सकते हैं, अपने ऑफिस कलीग को रख सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है गाइज दैट यू हैव टू रिमेंबर, और मैंने बहुत टू दी पॉइंट्स नोट रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट इसको क्लास को देखने के बाद एक बार रीड करोगे तो बेटर समझ में आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, और इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो सोसाइटी है वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिटी और एसोसिएशन आ सकता है, ओके। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो कम्युनिटी क्या है, इट रिफर्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप दैट आर हाईली पर्सनल, इंटीमेट, इंड्यूरिंग। कम्युनिटी इज बेसिकली लाइक योर प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है। कम्युनिटी क्या होता है, बहुत ही पर्सनल होता है, इंटीमेट होता है, यानी बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हमें देखने को कम्युनिटी में मिलते हैं। जबकि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में हम इम्पर्सनल, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स देखते हैं, यानी कि सोसाइटी को हम लोग सेकेंडरी ग्रुप मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके ना। सेकेंड पॉइंट देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस सोसाइटी का फीचर कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कम्युनिटी होती है, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी द प्रेजेंस ऑफ सेंटिमेंट अमंग द मेंबर इज नेसेसरी, यानी जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, लेट्स से कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आसपास के जो आपके नेबरहुड होंगे उनके साथ आपका एक लोकेलिटी वाली फीलिंग होगी, राइट। एक लोकेशन पे जब आप सेम लोकेशन पे रहते हो दैट इज योर लोकेलिटी, राइट। बट अभी आप दिल्ली के फ्लैट वाले सिस्टम में रहो जाके, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपके फ्लैट के ऊपर कौन रहता है, आपके फ्लैट के नीचे कौन रहता है, राइट। तो रूरल सोसाइटी में या वी कैन से विलेज सोसाइटी में, छोटे स्मॉल सोसाइटीज में हमें कम्युनिटी देखने को मिलती है, और ये हमेशा स्मॉल ग्रुप्स ही होते हैं। प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको कहा ना, कम्युनिटी को आपको प्राइमरी ग्रुप की तरह समझना है और सोसाइटी को आपको सेकेंडरी ग्रुप की तरह समझना है, ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करें देखो, तो एवरी रिलेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड अमंग द पीपल, सोसाइटी में सारे ही रिलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लाइकनेस इन सोसाइटी, एक लाइकनेस का फैक्टर होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाइकनेस शुड इंक्लूड द पीपल इन वननेस, एनिमीज कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटीज में एनिमीज भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी में देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ये मैंने आपको बताया। सोसाइटी में ऐसा नहीं है, सोसाइटी में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, राइट। सोसाइटी क्योंकि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। कम्युनिटी कॉन्क्रीट होती है, प्लीज रिमेंबर। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है, आपको कहीं सोसाइटी दिखेगी नहीं, बट कम्युनिटी को आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे घर के आसपास के जो 4 घर हैं उनकी आपस में एक कम्युनिटी बनी हुई है, या यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द फेमस शो, जो कि वो जेठालाल वाला शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें तुम लोगों ने देखा होगा एक कम्युनिटी होती है, तो यू कैन सी दैट कम्युनिटी ना, यू कैन सी दैट इज वाई इट इज कॉन्क्रीट। जब आप कोई चीज देख नहीं पाते हैं तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। तो सोसाइटी हमें नहीं दिखती है। क्या आपको कहीं पे सोसाइटी दिख जाती है? नहीं, सोसाइटी इज अ समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, हमारे माइंड में है सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, ओके ना। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड हैविंग फीलिंग ऑफ वननेस। कम्युनिटी में क्या होता है, फीलिंग ऑफ वननेस होती है, एक दूसरे के लिए वी फीलिंग होती है। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है, सोसाइटी इज जस्ट अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि बीच में कोई भी इंटरेक्शन हो रहा हो, कोई भी वननेस वाली फीलिंग हो, यानी वी फीलिंग हो, ठीक है ना। वी कैन सी द ग्रुप एंड लोकेट इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, हमें पता है हमारे कम्युनिटी के मेंबर कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हम लोग सारे मेंबर्स को लोकेट नहीं कर सकते, इतने सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं। हाउ कैन वी लोकेट देम, हाउ कैन वी नो द एड्रेस ऑफ ईच पर्सन, राइट। सो आर्य समाज सोसाइटी, हरिजन सोसाइटी, ये सब सोसाइटी का पार्ट है। हिंदू कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, जहाँ पे वी फीलिंग है, जहाँ पे एक लोकेशन है, उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है। तो आई होप आपको कम्युनिटी सोसाइटी क्लियर हो ना। कम्युनिटी और एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो देखो, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग साथ में आके किसी भी एक एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी एक होल होता है बट एसोसिएशन पार्शियल होता है। एसोसिएशन में कोई भी वी फीलिंग नहीं होती है। कम्युनिटी एक नेचुरल ग्रोथ है, यानी कम्युनिटी अपने आप बनती है ना। कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है वो आप जान के बनाते नहीं हो, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। एसोसिएशन एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, हम खुद एसोसिएशन को बनाते हैं, ओके। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द परस्यूट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। कम्युनिटी में कोई एक आपका गोल नहीं होता है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपको ये गोल अचीव करना है, दैट इज वाई यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी,
ओके। बट एसोसिएशन में ऐसा होता है, एसोसिएशन में जैसे आप एक ऑफिस का एसोसिएशन मान सकते हो, वहाँ पे आपका एक गोल है, आपका एक मोटिव है सभी का, सारे मेंबर्स का, उनको वो अचीव करना है। आफ्टर दैट क्या होगा कि एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, बट कम्युनिटी खत्म नहीं होती है, राइट ना। कम्युनिटी इन्हांसेस ऑल पर्पजेस, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। कोई भी स्पेसिफिक पर्पज कम्युनिटी में नहीं होता है गाइस, प्लीज रिमेंबर। जबकि एसोसिएशन में पर्पज होता है, उसी के लिए एसोसिएशन बनाया जाता है, राइट। नाउ मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी इज कंपलसरी, यानी आपका जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है, आप उसके साथ ही बॉर्न होते हो। लेट्स से आपका बॉर्न हुआ, आप एक फैमिली में बॉर्न हुए, आपका एक रिलीजन है, आपका एक कास्ट है, ये सारी मेंबरशिप है जो अपने आप आपको मिल गई। सो देयर इज अ कंपल्जन ऑफ मेंबरशिप, आपने खुद चूज नहीं की है, इट वॉज देयर ना। एसोसिएशन में ऐसा नहीं है, एसोसिएशन में हमारे पास चॉइस होती है, वॉलेंट्री होता है, हम चाहे तो ज्वाइन करें चाहे तो ना करें, ठीक है। सो हम खुद अपने एसोसिएशंस को ज्वाइन करते हैं ना, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ सकती है ना। कम्युनिटी सेंटिमेंट इज एन एसेंशियल फीचर, कम्युनिटी सेंटिमेंट जो है वो कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी वो जो वी फीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जबकि एसोसिएशन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है ना। कम्युनिटी में इट इज़ नॉट नेसेसरली टू हैव अ ऑफिस बेयरर हु मैनेज द अफेयर, कम्युनिटी में कोई ऑफिस की ज़रूरत हमें नहीं होती है, बट एसोसिएशन में एक ऑफिस चाहिए होता है जो सारे अफेयर्स को मैनेज करे, ठीक से काम हो पाए, ओके। नाउ कम्युनिटी वर्क्स थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सो कम्युनिटी में हमें बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं, जबकि एसोसिएशन में हमें रूल्स लॉज जो कि रिटन लॉज हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है यू कैन यूज़ इट एज अ फीचर ऑल्सो, ओके। सो सिर्फ डिफरेंस की तरह ही नहीं, आपको फीचर्स की तरह भी ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा कि कम्युनिटी एब्स्ट्रैक्ट होती है और सोसाइटी कॉन्क्रीट होती है, या किसी भी तरीके से एसोसिएशन को वो डाल देंगे कि एसोसिएशन में सेंटिमेंट होता है, तो इस तरीके से कोड वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फॉर CUET UG, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टडी दीज थिंग्स वेल, ओके। नाउ कम्युनिटी और एसोसिएशन को अगर हम बेसिकली शॉर्ट में देखें, so community refers to human relationship that are personal, intimate and enduring. Person's involvement is total and relations are close knit. Please remember, community में जो भी relations हमें देखने को मिलते हैं वो close relations होते हैं, ठीक है। पर्सनल, इंटीमेट, ये सारे कीवर्ड्स हैं गाइस जो आपको याद रखने हैं। सोसाइटी या एसोसिएशन दोनों की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप इम्पर्सनल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, ट्रांजिटरी होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं। आप वहाँ पर इसीलिए हो बिकॉज आपको वहाँ पे कुछ मिल रहा होगा एंड आप कुछ प्रोवाइड भी कर रहे होगे, ठीक है। नाउ पर्सनस इन्वॉल्वमेंट इज रैशनल, कैलकुलेटिंग, पर्पज ओरिएंटेड, यहाँ पर कोई भी वी फीलिंग, क्लोज नेट, ये सब नहीं होता है, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ एक और टाइप ऑफ ग्रुप है दैट इज इन ग्रुप आउट ग्रुप, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। देखो इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप वो होता है जहाँ पर वी फीलिंग एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग इन ग्रुप कहते हैं। आउट ग्रुप कौन सा होता है, जहाँ पर वी फीलिंग लैक करती है, यानी हमें उनके लिए वी फीलिंग नहीं आती है उन लोगों के लिए, ठीक है। इन ग्रुप में फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, आउट ग्रुप में नहीं होता है। इन ग्रुप में फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस होती है, ठीक है, लोगों के बीच में कोऑपरेशन होता है, बट इसका जस्ट अपोजिट होता है आउट ग्रुप में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो जितने भी डोमेस्टिक परफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं वो इन ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं, और जितने भी वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं वो आउट ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। Now, another important concept that is in your NCERT book is reference group. Now, reference group क्या होता है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो इफ़ यू वांट आप लोग वो भी देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग NCERT के नोट्स और NCERT के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो NCERT में क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो, reference group, a person or any group of people who look up टू एंड अस्पायर टू बी लाइक समवन। रेफरेंस ग्रुप हमारा वो होता है जिसको देख के हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई IAS को देखता है तो उसको लगता है मुझे IAS बनना है ना। तो अगर वो मान लो कोई स्टूडेंट है, वो एक IAS को देखता है और वो चाहता है खुद भी IAS बनना, तो वो क्या करेगा, वो इसको हमेशा एज अ रेफरेंस यूज करेगा, राइट, हमेशा इसको रेफर करेगा, इसके जैसा बनना चाहेगा। अब जरूरी नहीं है IAS ही बनना चाहो, हो सकता है कोई शाहरुख खान बनना चाहता हो, राइट। सो शाहरुख खान बनने के लिए भी आपको बार बार शाहरुख खान को रेफरेंस करना पड़ेगा, आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनके ग्रुप का हम पार्ट बनना चाहते हैं, वो सारे आते हैं रेफरेंस ग्रुप में,
ठीक है। पर्सन्स और ग्रुप्स हुज लाइफस्टाइल्स आर इम्यूलेटिंग, ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल को हम वैसी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, है ना, वो सारे रेफरेंस में आते हैं ना। वी डू नॉट बिलोंग टू रेफरेंस ग्रुप, ये चीज़ याद रखना, हम रेफरेंस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, बट वी डू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट ग्रुप, यानी हम अपने आप को इनके ग्रुप में सोचते हैं या यू कैन से फ्यूचर में जाना चाहते हैं, बट हम इनका पार्ट नहीं होते हैं इनके ग्रुप का, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसी का लेते हैं आईएएस ऑफिसर का। लेट्स से आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, यू आर जस्ट इन 11th स्टैंडर्ड एंड नाउ अभी से आपने अपनी हैबिट्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने रीडिंग थिंग को, हर चीज़ को आपने एक आईएएस जैसा बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप टाइम से उठते हो, टाइम से अपने गोल्स को अचीव करते हो, ठीक है। एक दिन में आपको क्या क्या करना है, आप एक टास्क लिस्ट बना के और उस हिसाब से अपना काम कर रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक आईएएस बने नहीं हो, बट यू आर ट्राइंग टू लिव लाइक आईएएस। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप, यानी आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, दैट इज वाई यू आर जस्ट बिकमिंग लाइक इट राइट नाउ, ओके, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ये चीज याद रखना। रेफरेंस ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशन, गोल अटेनमेंट। अब एक आईएएस के ग्रुप को अगर आपने अपना रेफरेंस ग्रुप माना है तो उसका कल्चर, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशन, ये सब आप देखोगे, राइट। नाउ मेनी मिडिल क्लास इंडियन एस्पायर टू बिहेव लाइक अ प्रॉपर इंग्लिश मैन, स्पेशली द एस्पायरिंग। तो ये एक कॉलोनियल पीरियड का एग्जाम्पल है। देखो, द प्रोसेस वी जेंडर्ड इट हैड डिफरेंट इम्प्लीकेशन फॉर मैन एंड वुमेन। ऑफन इंडियन मैन वॉन्टेड टू ड्रेस एंड डाइन लाइक ब्रिटिश। आपने देखा होगा इंडिया में हमेशा से ये रहा है दैट वी ऑलवेज कॉपी वेस्टर्न आइडियाज, वी ऑलवेज ट्राई टू बिकम लाइक वेस्टर्न पीपल। यानी अभी भी ये चीज़ हो रहा है, आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह सारे स्टूडेंट्स चलाते हैं, देखते होंगे लोगों का ड्रेसिंग सेंस, लोगों का जो इवन द वे दे टॉक, जैसे अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, राइट। सो जिस तरीके से लोग बात भी कर रहे हैं ना, वो ब्रिटिश को कॉपी कर रहे हैं, इंग्लिश को कॉपी कर रहे हैं। तो हमारे लिए हमेशा से वो एक रेफरेंस ग्रुप रहा है कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल कॉलोनियल पीरियड में हम ले सकते हैं, ओके। ऐसे ही कंटेम्प्रेरी पीरियड की भी बात करते हैं। फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, रेफरेंस ग्रुप्स आर ग्रुप्स दैट सर्व एज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल इन देयर परचेज और कंजम्पशन डिसीजन। यानी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, हम वो चीज़ें खरीदते हैं जो हमारे फ्रेंड ने ली हो, जो हमारे पड़ोसी ने ली हो, राइट। सो कंटेम्प्रेरी टाइम में रेफरेंस ग्रुप हमें कंजम्पशन में देखने को मिलता है, जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। अगर जैसे मेरे पड़ोसी मान लो कोई बहुत महंगी ड्रिंक लेके आए हैं, वाइन लेके आए हैं, तो मैं भी चली जाऊंगी लेने ठीक है। तो ये क्या है, ये आज के टाइम पे जो हमें रेफरेंस ग्रुप्स देखने को मिलते हैं वो हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, जिसकी तरफ हम देखते हैं, जिससे हम एस्पायर होते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस गाइज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको अभी भी इसमें डाउट हो तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है रेफरेंस ग्रुप पे, तो वो भी देख लेना, ओके। मैं ऐड कर दूंगी नीचे। नाउ नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। नाउ पीयर ग्रुप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी पीयर ग्रुप्स होते हैं वो सारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यानी प्राइमरी ग्रुप की जितने भी फीचर्स हैं वो पीयर ग्रुप के फीचर्स भी होंगे, ओके। यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर ईदर ऑफ सिमिलर एज और हु आर इन कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप। तो पीयर ग्रुप हमारा किस में बनता है, जो हमारे सेम एज के लोग होते हैं, जो जैसे मान लो अपने एरिया में तुम जिनके साथ खेल रहे हो, जिनके साथ डेली साइकिल चला रहे हो लेट्स से, तो वो पीयर ग्रुप होगा, ठीक है। नाउ एक और टर्म है जो पीयर ग्रुप के साथ हमें पढ़ना होता है, दैट इज पीयर प्रेशर। नाउ पीयर प्रेशर क्या होता है, देखो, पीयर प्रेशर रिफर्स टू द सोशल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वंस पीयर ऑन व्हाट वन ऑट टू डू और नॉट। यानी आपके साथ के जो लोग हैं वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनकी तरफ से आपके पास आता है पीयर प्रेशर, यानी वो लोग जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही करना चाहोगे। तो आपका अपना क्या मन है करने का वो डिफाइन करेगा कि अगला क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, ओके। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, एक कार्टून आता है दैट इज डोरेमोन। सो डोरेमोन में दो कैरेक्टर हैं, एक है सुनियो और एक है नोबिता। सो नोबिता क्या करता है कि वो प्रेशर में आ जाता है, जब भी सुनियो के पास कोई अच्छा टॉय होता है वो जाके डोरेमोन से कहता है कि मुझे भी ऐसा टॉय चाहिए। तो ये क्या है, ये पीयर प्रेशर है, ये वहाँ से आ रहा है जो उसका पीयर ग्रुप का मेंबर है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड पीयर ग्रुप, ओके, एंड बेसिकली पीयर प्रेशर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आप लोगों को पीयर ग्रुप एंड पीयर प्रेशर जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना या फिर कमेंट करना, ओके।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, क्योंकि आगे जाके यानी आगे क्लासेस में आप लोग इसका एडवांस वर्जन देखोगे अपने स्टडीज़ में। पूरा पूरा एक चैप्टर होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे। ओके, देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी in terms of their access to material और symbolic reward। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमारी सोसाइटी में कुछ इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस पिरामिड के थ्रू समझने की कोशिश करो। राइट, कोई है जो टॉप पे है, कोई है जो बॉटम पे है। सो ये हायरार्की जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज आवर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी कि हर सोसाइटी में ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी दैट इज देयर। Okay, now stratification can most simply be defined as structural inequalities between different groupings of people। social stratification को basically हम क्या कह सकते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, नाउ often social stratification is compared to geological layering of rock in the earth's surface। जैसे यहाँ पर देखो एक रॉक्स के फॉर्म में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि हर लेयर है, एक लेयर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, लेयर्स से क्या मतलब है, जैसे पहली लेयर में ये है, फिर ये है, फिर ये है। राइट, सो इस तरीके से हमें लेयरिंग देखने को मिलती है एंड इसको हम लोग स्ट्रैटा कहते हैं। जैसे इस पूरी हायरार्की में अलग अलग स्ट्रैटा हमें देखने को मिल रहे हैं। राइट, टॉप पे है कोई, कोई बॉटम पे है, सर्वेंट एंड स्लेव्स बॉटम में है, उसके ऊपर पीजेंट, फार्मर एंड वर्कर है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये स्ट्रैटा होते हैं और ये हायरार्की में होते हैं, यानी कोई टॉप पे होगा, कोई बॉटम पे होगा। ठीक है, जैसे कास्ट का एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो, कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ओनली। राइट, कोई यहाँ पर टॉप पे होता है, कोई यहाँ पर बॉटम पे होता है, और जो बॉटम में होता है वो लेस प्रिविलेज्ड होता है, यानी जो प्रिविलेजेस टॉप पे जो है उसके पास होंगे वो नीचे वाले के पास नहीं होंगे। ठीक है, इसी सिस्टम को, इसी पूरे इनइक्वालिटी को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। देखो, इनइक्वालिटीज ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल फॉर सोशोलॉजी। हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से एडवांटेज और पावर के हिसाब से इनइक्वालिटीज हैं। सबके पास देखो पावर नहीं होती है, सबके पास एडवांटेज नहीं होते हैं, इसीलिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके बीच में एक इनइक्वालिटी है। राइट, दोनों सेम लेवल पे हमें नहीं देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द क्रूशियल प्लेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। और यही रीजन है कि हमें सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाई स्ट्रैटिफिकेशन। और ये स्ट्रैटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से सबकी लाइफ इफेक्ट होती है। राइट, नाउ अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, लॉन्जिविटी, सिक्योरिटी, एजुकेशनल सक्सेस, फुलफिलमेंट इन वर्क एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर ऑल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिस्टमैटिक वेज। आपने देखा होगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, सारी ही चीज़ें, एजुकेशनल सक्सेस हो, ये सब कुछ एक इक्वल तरीके से हमें सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है, क्या वो एक महंगा यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता है? या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा अमीर है, क्या वो आपको कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हुआ दिखेगा? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर देयर इन सोसाइटी, एंड इसी के लिए हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो, ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बेसिक जो 4 सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं वो है स्लेवरी, कास्ट, स्टेट एंड क्लास। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई होगा जो टॉप पे होगा और कोई होगा जो बॉटम पे होगा। राइट, अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड अबाउट कास्ट सिस्टम, बट आज की क्लास में थोड़ा हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम, और आगे के जो क्लासेस होंगे एनसीईआरटी के उसमें भी हम लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई टॉप बॉटम वाली हायरार्की हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, देखो, पहला क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी में क्या होता है, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। प्लीज रिमेंबर, ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिटरली जो पीपल हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो दूसरे उनको ओन कर रहे होते हैं। यानी एक इंडिविजुअल होगा जो कि ओन्ड होगा लाइक अ कमोडिटी बाय अदर इंडिविजुअल। ठीक है, वन इंडिविजुअल एंड दिस इज टू। सो ये फर्स्ट वाला जो इंडिविजुअल है इसको सेकंड वाला ओन कर रहा होगा लाइक अ कमोडिटी, कोई सामान जैसे होता है। ठीक है, हिंदी में ही लिख देती हूँ, कोई भी सामान जैसे होता है ना, कोई भी थिंग की तरह ये उसको ओन करता है।
ठीक है। सो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। ओके, नाउ एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैज बीन इरेडिकेटेड बट वी डू कंटिन्यू टू हैव बॉन्डेड लेबर, इवन चिल्ड्रेन एज बॉन्डेड लेबर। तो स्लेवरी जो है वो इरेडिकेट कर दिया गया है, अभी अलाउ नहीं है स्लेवरी, बट फिर भी हमें सोसाइटी में बॉन्डेड लेबर देखने को मिलता है इसकी जगह पे। बॉन्डेड लेबर में क्या होता है कि एक जो लेबर होता है उसको काम करना ही पड़ता है आपके लिए, ठीक है। वो एक तरीके से बॉन्डेड होता है, मतलब वो उसमें उस काम में से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड दिस गोज ऑन जनरेशन बाय जनरेशन। जैसे अगर कोई इंसान आपके लिए बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहा है तो उसका जो बेटा होगा बेटी होगी वो भी उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी है जो हमें देखने को मिलती है। चिल्ड्रंस को हम लोगों ने देखा है बहुत बार सोसाइटी में एज अ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्लेवरी, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी है, ये जो है ये एक बॉटम पोजीशन पे है पर्सन 1, एंड पर्सन 2 जो इसको ओन कर रहा है वो एक सुपीरियर पोजीशन पे है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट इनइक्वालिटी, हायरार्की, तो स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सिस्टम। नाउ स्टेट सिस्टम आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट, फ्यूडलिज्म वगैरह। देखो स्टेट कैरेक्टराइज्ड फ्यूडल यूरोप, 3 तरह के स्टेट यहाँ पे होते हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमन मैन, ये सब आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। कास्ट सिस्टम में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। कास्ट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स पोजीशन टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूट्स अस्क्राइब्ड बाय बर्थ, यानी कि हमारी कास्ट, जिस कास्ट के साथ हमारा बॉर्न होता है उसके बेसिस पे हमारा जो पोजीशन है वो डिफाइन होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक अपर कास्ट में बॉर्न हुए हैं तो हमारा सोसाइटी में जो लेवल है वो अपर होगा अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, राइट। ईच पोजीशन इन कास्ट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ये भी याद रखना, जो कास्ट होता है ना वो बेस्ड होता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। यानी जो अपर कास्ट होते हैं उनको हम लोग प्योर मानते हैं और जो लोअर कास्ट होते हैं उसको हम लोग इम्प्योर मानते हैं, पोल्यूटेड मानते हैं, ठीक है ना। द ब्राह्मण प्रीस्ट कास्ट आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स एंड पंचनामास। नाउ सबसे सुपीरियर कास्ट कौन सी होती है? तो सबसे सुपीरियर कास्ट ब्राह्मण होती है, राइट। ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कॉन्सेप्चुलाइज इन टर्म्स ऑफ 4 फोल्ड वर्ना। तो 4 हैं देखो जो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आई होप आपको ये सब चीज़ें पता होंगी अब तक, क्योंकि 11th क्लास में हो तो पहले का सारा हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखा होगा, राइट। सो इसके अलावा वर्ना में भी कुछ जातीज भी होती हैं, ठीक है, बट बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक ना। क्लास में भी हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कैसे? देखो कुछ क्लास होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास होती हैं, जैसे अंबानी को ले लो, जैसे किसी बड़े क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सब बहुत हाई क्लास लोग हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। लो क्लास भी होते हैं और मिडिल क्लास भी होते हैं, हम जैसे लोग, राइट। जैसे टीचर्स जो हैं वो मिडिल क्लास में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनकी लैक्स में सैलरी होती है, तो उनको हम लोग हाई क्लास मान सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्लास क्या है? देखो हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एग्रीकल्चर क्लास, अलग अलग क्लास हैं। तो क्लास के बेसिस पे भी तो हमें हायरार्की देखने को मिल सकती है, राइट। जैसे कास्ट में हमने देखा। सो जहाँ पर भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, कोई टॉप पे कोई बॉटम पे, उसको हम लोग किस में रख सकते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन में, ठीक है। तो क्लास एक ओपन इंस्टीट्यूशन है ना। व्हाट इज ओपन एंड क्लोज? तो देखो कास्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते आप जिस कास्ट के साथ आपका बॉन्ड होगा यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट। बट क्लास आप अपना चेंज कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, कास्ट एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन होता है और क्लास एक ओपन इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। यानी आप अपनी मेहनत करके, अपना कुछ भी अचीव करके आप अपनी क्लास को चेंज कर सकते हो सकता है मैं अभी मिडिल क्लास हूँ, बाद में मैं हायर क्लास में कन्वर्ट हो जाऊँ, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी ऐड कर दिया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कास्ट जो है वो बर्थ पे डिपेंड करता है। आप किसी भी कास्ट में जहाँ पे भी आपका बर्थ होगा वो डिफाइन करेगा कि आपकी कास्ट क्या है। क्लास में जबकि क्या होता है, डिपेंड्स ऑन सोशल सर्कमस्टेंसेस, यानी सोसाइटी में आपका क्या वैल्यू है, कितने आपके पास पैसे हैं। हो सकता है आपकी लोअर कास्ट हो, बट हो सकता है आपके पास पैसा बहुत हो तो आप एक हाई क्लास में हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्लोज ग्रुप होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कास्ट को, क्लास को बट आप चेंज कर सकते हो, तो ओपन सिस्टम होता है ना। कास्ट में बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स होते हैं, किससे आपको शादी करनी है, क्या खाना है पीना है, किसके साथ हैंग आउट करना है, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं कास्ट में। बट क्लास में कोई रिजिडिटी नहीं होती है ऐसी, ठीक है। कास्ट जो है परमानेंट होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। बट क्लास बहुत लेस स्टेबल होता है, यानी अगर आप अभी गरीब हैं डजेंट मीन कि आने वाले टाइम में आप अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, राइट। Now ignore the fifth point, it is not that important, okay। Now पंचमास क्या होते हैं? देखो पंचमास दे आर ऑल्सो कॉल्ड आउटकास्ट,
ओके, ये चीज़ याद रखना, दे आर इन्फीरियर टू ऑल अदर कास्ट। पंचमास वो होते हैं जो बाकी सारे कास्ट से इन्फीरियर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, सो यू शुड नो। ओके, आउटकास्ट को हम लोग पंचमास बोलते हैं ना। यहाँ पर देखो सारे ही एडेड हैं, स्लेवरी क्या होती है, स्टेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, क्लास क्या होता है, कास्ट क्या होता है। यू हैव टू रीड दीज थिंग एंड कोशिश करो कि इसको अपने नोट्स में बना लो, ऐड कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटस एंड रोल। अब हम लोग समझेंगे कि स्टेटस और रोल क्या होता है। देखो, दो कॉन्सेप्ट हैं, स्टेटस अलग, रोल अलग। इनको हम लोग बेसिकली ट्विन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक को समझने के लिए हमें दूसरा समझना ही पड़ेगा। देखो, अ स्टेटस इज सिंपली अ पोजीशन in society or in a group. Every society and every group has many such positions and every individual occupies many such position. सोसाइटी में हर इंसान का कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। नाउ ये स्टेटस तुम लोग जैसे बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में कि अपना स्टेटस देखो, है ना, ये व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटस का मतलब क्या है कि व्हाट इज़ योर पोजीशन इन सोसाइटी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या हूँ सोसाइटी में, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, है ना, मान लो मैं किसी की वाइफ हूँ, तो ये सारे मेरे स्टेटस हैं अलग अलग, है ना, मैं किसी की डॉटर हूँ, राइट, तो मेरा ये पोजीशन है सोसाइटी में। ओके, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे स्टेटस हो जाएंगे। और हर स्टेटस के साथ कुछ ना कुछ डिफाइंड राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, हर स्टेटस के साथ, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे ही एज अ मदर मेरे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो सकते हैं, एज अ वाइफ मेरे कुछ राइट्स एंड ड्यूटी हो सकते हैं, है ना। जो भी मैं जॉब कर रही हूँ, लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो मेरे वहाँ पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो सकते हैं। ओके, तो हर स्टेटस के साथ क्या आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, और ये एक सोशल पोजीशन होता है, प्लीज़ रिमेंबर। जैसे देखो एग्जांपल है, मदर ऑक्यूपाइज अ स्टेटस विच हैज़ मेनी नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट एज वेल एज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रीरोगेटिव्स। अब देखो, एक मदर की अगर हम बात करें तो एक मदर का जो स्टेटस है उसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, है ना, उनको अपने बच्चे को देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी मदर का जो स्टेटस है उसके साथ असाइंड होती है। सो हर स्टेटस के साथ, हर पोजीशन के साथ आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ना कुछ अटैच होगा, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना। अब देखो, अ रोल इज़ अ डायनेमिक और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। ये एग्जाम में आता है एमसीक्यू में। डायनेमिक एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस मतलब कि आपका स्टेटस, लेट्स से एज अ टीचर, ये आपका स्टेटस है, ठीक है। अब इसके साथ जो आपके रोल होगा, इसमें जो आपका रोल होगा वो क्या होगा कि आपको अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है, आपको अपना डायरी मेंटेन करना है, आपको क्लास का प्लानर बनाना है ना, आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराना है। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके रोल हैं जो इस स्टेटस के साथ अटैच्ड हैं, है ना। तो हर स्टेटस के साथ अलग अलग आपके रोल्स होंगे, तो रोल्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। रोल जो है वो एक बिहेवियर डायनेमिक पार्ट है, यानी इट कैन चेंज, बट हमारा जो स्टेटस है वो मोर और लेस स्टेबल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी वो जल्दी चेंज नहीं होता। टीचर ही रहूंगी मैं काफ़ी टाइम तक, ठीक है। अब देखो, स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड। ये स्टेटस हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं, मैं टीचर बन सकती हूँ, बट हमारा जो रोल है वो हमें प्ले करना पड़ेगा, है ना। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, अदरवाइज हाउ आई विल बी अ टीचर अगर मैं अपना रोल को प्ले ही नहीं करूंगी, राइट। वी मे से दैट अ स्टेटस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज रोल। ये भी कहा जाता है कि जो स्टेटस है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज रोल है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इट इज़ अ रोल दैट हैज़ बिकम रेगुलराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, फॉर्मलाइज्ड। जैसे अगर मान लो मैं एक बड़ी कंपनी, किसी एडटेक कंपनी में मैं टीचर हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूशन में मुझे डेली जाके अपने रोल को प्ले करना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं अपने रोल को प्ले करूंगी तो एक रेगुलराइज्ड वे में, स्टैंडर्डाइज्ड वे में, फॉर्मल वे में करूंगी, है ना। तो इसी को कहा है इन्होंने, स्टेटस कैन बी अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। तो आई होप आपको यहाँ पे स्टेटस और रोल समझ में आया होगा। अभी हम लोग और चीज़ें इसमें देखेंगे। नाउ, दो तरह के स्टेटस होते हैं। स्टेटस मैंने आपको बताया, स्टेटस क्या होता है, पोजीशन, ठीक है। आपका पोजीशन क्या है, या फिर वी कैन से पोजिशनल एस्पेक्ट। क्वेश्चन आता है डैश इज द पोजिशनल एस्पेक्ट। ऑप्शन में आपको रोल, स्टेटस, नॉर्म, वैल्यू सब दे देंगे, तो आंसर क्या होगा, स्टेटस। ओके, प्लीज रिमेंबर। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अस्क्राइब्ड और अचीव्ड क्या होता है। देखो, अस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जिसके साथ हमारा बॉर्न होता है,
ठीक है, वी आर बॉर्न विद दिस स्टेटस। जैसे मान लो मेरा बाय बर्थ मैं जो है जनरल कैटेगरी में हूँ, ठीक है, मेरा जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, तो मैं अस्क्राइब्ड स्टेटस मेरा क्या होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कास्ट जो है वो ये है, इसके साथ ही मैं बॉर्न हुई हूँ, तो ये अस्क्राइब्ड स्टेटस है, आई कैन नॉट चेंज दैट। अचीव्ड क्या होता है? अचीव्ड होता है हमारे अचीवमेंट बेस्ड, जो हम अपनी मेहनत से अचीव करते हैं, जिसके साथ हमारा बॉन्ड नहीं होता है। जैसे बाय बर्थ मैं कोई रिसर्चर या टीचर नहीं हूँ, ओके, मैंने सालों पढ़ाई करी है तब जाके मैं अभी टीचर हूँ और साथ में मैं रिसर्चर हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट है, मेरी पीएचडी स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें टाइम लगा, ये मैंने खुद से अचीव किया है, ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद दिस। ओके, तो ये तो हो गया ईजी वे में समझाना। अब थोड़ा नोट्स देखते हैं। देखो, ascribed status is a social position which a person occupies बिकॉज ऑफ द बर्थ, यानी आपके बर्थ से ही ये चीज होती है, ठीक है। अज्यूम्स इनवॉलेंट्री, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बेसिस ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस आर एज। अब एज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कास्ट, रेस, किनशिप, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपकी फैमिली कौन होगी, इन सबके साथ ही आप बॉन्ड होते हो ना। यू कैन नॉट चूज दीज थिंग्स, राइट। सो सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हमें अस्क्राइब्ड स्टेटस देखने को मिलता है। यानी ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, विलेज वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे अस्क्राइब्ड स्टेटस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? अचीव्ड स्टेटस। तो अचीव्ड स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखो, achieved status on the other hand refers to social position that a person occupies voluntarily. So वहाँ पर क्या था? involuntary था। यहाँ पर क्या है? voluntarily है। आपके personal ability, achievement, virtue, choices, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका achieved status क्या है, ठीक है। The most common basis for achieved status are एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इनकम क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज क्या है, ये सारा डिफाइन करता है कि आपका अचीव्ड स्टेटस क्या होगा। मॉडर्न सोसाइटीज़ ज़्यादा फोकस करती हैं अचीव्ड स्टेटस पे, आपके अचीवमेंट्स पे। शहरों में, अर्बन सोसाइटीज़ में, सिटीज़ में आपका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। इट्स मेंबर्स आर अकॉर्डेड प्रेस्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट। जैसा भी आपका अचीवमेंट होगा, आपको वैसा ही सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। एक इंसान है जो आईएएस है सोसाइटी में, और दूसरा इंसान है जो ऑटो चलाता है। नाउ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि किसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और किसको प्रेस्टीज ज़्यादा मिलेगा सोसाइटी में। ऑफ कोर्स इट विल बी आईएएस ऑफिसर, है ना। ना, हाउ ऑफन यू वुड हैव हर्ड द फ्रेज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी जिसमें लोग कहते हैं दैट आपको अपने आप को प्रूव करना है ना। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? अचीव्ड स्टेटस में। ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्टेटस वाज डिफाइंड एज अस्क्राइब्ड एज बर्थ। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में अस्क्राइब पे ज़्यादा फोकस होता है, और मॉडर्न सोसाइटी में अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ, अस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैंने अभी जो आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस थिंग। इसको आपको ज़रूर से पढ़ना है, अपने नोट्स में ऐड करना है। एक बार रिवाइज कर लो। अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? हमारा सोशल पोजीशन जो हमारा बर्थ डिसाइड करता है, जबकि अचीव्ड स्टेटस में हमारे पर्सनल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, राइट। जो हम खुद अचीव करते हैं वो हमारा अचीव्ड स्टेटस होता है। यहाँ पर इनवॉलेंट्री होता है, आप कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, और अचीव्ड में वॉलेंट्री होता है, आप खुद चूज करते हैं अपना स्टेटस, राइट। यहाँ पर क्या क्या आएगा? एज है, कास्ट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किनशिप, ये सब अचीव्ड स्टेटस में आता है। अचीवमेंट, वर्च्यू, चॉइसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम, पॉलिटिकल अथॉरिटी, प्रोफेशनल चीज़ें, ये सब आ जाती हैं अचीव्ड स्टेटस में। यहाँ पर सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है ज़्यादा फोकस करती हैं अस्क्राइब पे। अस्क्राइब्ड स्टेटस में क्या होता है कि सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस होता है, जबकि अचीव्ड स्टेटस पे क्या होता है? अचीव्ड स्टेटस में हम मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी जैसे हमारा सिटी लाइफ हो गया, है ना, अर्बन सोसाइटी हो गया, इसमें हम लोग फोकस किस पे करते हैं? अचीव्ड स्टेटस पे। ओके, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेस्टीज। अब प्रेस्टीज की बात करते हैं। तो स्टेटस और प्रेस्टीज जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एवरी स्टेटस इज अकॉर्डेड सर्टेन राइट्स एंड वैल्यूज। हर स्टेटस के साथ कुछ राइट्स एंड वैल्यूज आते हैं। वैल्यूज आर अटैच टू द सोशल पोजीशन रैदर देन द पर्सन हु ऑक्यूपाइज इट, और टू हिज हर परफॉर्मेंस, और टू हिज हर एक्शन। देखो, मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, तो एज अ टीचर मेरे कुछ वैल्यूज होंगे, राइट। मेरे खुद के वो वैल्यूज हों ज़रूरी नहीं है, बट मेरे सोशल पोजीशन के साथ वो वैल्यूज होंगे, राइट। द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच टू द स्टेटस और टू द ऑफिस इज कॉल्ड प्रेस्टीज। जैसे
तुम अपनी लाइफ में क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स से इफ़ यू आर अ आईएएस, ठीक है, अब मान लो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है या लेट्स से तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, बट बिकॉज यू आर अ आईएएस तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक वैल्यू है जो सोसाइटी में रहेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेस्टीज। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, प्रेस्टीज यानी कि आपका एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट होगा, आप जो भी बोलेंगे उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा, राइट। सो पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज। आपका जो भी स्टेटस है उसको हम लोग किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग। जैसे एक आईएएस जो है उसको हम हमेशा टॉप पे रखेंगे, डॉक्टर को हम टॉप पे रखेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं एक ई रिक्शा चलाने वाली ड्राइवर हूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम, या कोई भी ड्राइवर हूँ लेट्स से, ठीक है, नॉट ओनली ई रिक्शा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी, ये कभी भी आपको सोसाइटी में टॉप पे नहीं दिखेगा, भले उस ई रिक्शे वाले का नेचर बहुत अच्छा हो, वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा हो, स्टिल सोसाइटी किसको वैल्यू देगी, प्रेस्टीज जिसका ज़्यादा होगा, जैसे एक आईएएस का, ठीक है। द प्रेस्टीज ऑफ अ डॉक्टर में बी हाई इन कंपैरिजन टू अ शॉपकीपर। एक डॉक्टर का प्रेस्टीज हाई होगा और एक शॉपकीपर का प्रेस्टीज उतना हाई नहीं होगा, चाहे ऐसा हो कि शॉपकीपर ज़्यादा पैसे कमा रहा हो तब भी, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट आइडियाज ऑफ वॉट ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस वेरीज अक्रॉस सोसाइटी एंड अक्रॉस पीरियड्स। ये चीज़ डिपेंड करती है सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे इंडिया में आईएएस हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सारे प्रोफेशन अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। अभी वहीं पे अगर आपका एक बिजनेस है, लेट्स से, आपने देखा होगा अभी तो सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा ये सब आ रहा है, जैसे मैंने एक देखा था ये गोलगप्पे एंड वड़ा पाव, एक वड़ा पाव गर्ल वायरल हुई थी, राइट। सो ये सारे क्या है, ये उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो सोसाइटी में चेंजेस भी आ रहे हैं। बट जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि एक चाय वाला अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा ले तो भी उसका जो प्रेस्टीज है वो एक चाय वाले का ही रहेगा, और जो एक आईएएस है उसका एक आईएएस वाला प्रेस्टीज ही रहेगा। तो ये चीज़ डिफर करती है सोसाइटी और टाइम पीरियड के हिसाब से भी। पहले के टाइम पे लेट से होता होगा, बट अभी क्या है, तो ये दोनों पीरियड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रेस्टीज डिपेंड करता है सोसाइटी पे और अलग अलग पीरियड्स पे भी, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज प्रेस्टीज, ओके। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के साथ ही ये कॉन्सेप्ट आता है, रोल स्टेटस के साथ ही आता है, तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, ओके। ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। अभी हम लोग समझेंगे कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। आपको समझ में आ गया कि स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है। अब देखो कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। व्हेन अ पर्सन हैज मेनी रोल सेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर रोल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब आपको एक टाइम पे दो तीन रोल साथ में निभाने पड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। व्हेन अ पर्सन हैज मेनी रोल सेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर, ठीक है। इट अकर्स व्हेन डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अराइज फ्रॉम वन और टू रोल्स, यानी एक साथ अलग अलग एक्सपेक्टेशन अगर आपके साथ आ जाएंगी तो आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट फील होगा, ठीक है। जैसे देखो, मोर देन वन स्टेटस, पहला आपका स्टेटस है दैट यू आर अ स्टूडेंट, दूसरा आपका स्टेटस क्या है कि आप एक भाई हैं। पहला जो स्टूडेंट आपका स्टेटस है उसके साथ एक रोल क्या है कि आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है, बट साथ में आपके भाई का बर्थडे भी है तो आपको पार्टी भी अटेंड करना है। सो ये क्या हो जाएगा, ये है रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि स्टेटस के साथ आपका कुछ रोल है, ब्रदर के साथ आपका कुछ रोल अटैच्ड है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक साथ दोनों कैसे करें। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन द डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद टू और मोर स्टेटस आर इनकम्पैटिबल। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यानी दो स्टेटस के साथ आपके अलग अलग रोल्स हैं और उनको साथ में निभाना इज गेटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल मेंशन है, जैसे एक टीचर है तो अगर उनका खुद का सन या डॉटर एग्जाम में चीटिंग कर रहा है तो वहाँ पर एज अ टीचर उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको पनिशमेंट दें, और एज अ मदर उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको सेव कर लें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही वर्किंग वुमेन को अगर प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी पड़ रही है और घर भी देखना पड़ रहा है तो दो दो रोल्स हैं जो आपस में क्लैश हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से बना सकते हो और मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, ओके। Next topic is role stereotyping. Now, what is role stereotyping? देखो, role stereotyping is a process of reinforcing some specific role for some members of society. For example, men and women are often socialized in stereotypical roles as breadwinner and homemaker. यानी
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं कि रोल के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे एज अ वुमेन, अगर आप एक वुमेन है तो आपको होम मेकर होना चाहिए, अगर आप एक मैन है तो आपको ब्रेड विनर होना चाहिए। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में बहुत बार देखा है कि कैसे जो मेन हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको बचपन से ये सिखाया जाता है दैट यू डोंट हैव टू बी वेरी इमोशनल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि तुम्हें आगे जाके घर चलाना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, राइट। जबकि वुमेन जो है उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सारे रोल्स में डाला जाता है। तो जब आप किसी एक जेंडर में या एक स्टेटस में आप रोल्स को स्टीरियोटाइप करते हो, दैट इज कॉल्ड रोल स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। कि आपने एक रोल के साथ ऑलरेडी पहले से ही अटैच कर दिया कि उसको क्या करना है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखो सोशल कंट्रोल क्या होता है। इट रिफर्स टू द वेरियस मीन्स यूज्ड बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स अनरूली मेंबर्स बैक इनटू लाइन। यानी अगर आप लेट्स से जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, है ना, एक लाइन है जिस पे आपको चलना है, अगर आप उस लाइन से हट गए तो वापस से उस लाइन में लाना आपको, दैट इज द वर्क ऑफ सोशल कंट्रोल। ओके, प्लीज रिमेंबर, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ बिकॉज आई नो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस क्लास आर इन 11th स्टैंडर्ड। देखो, इट रिफर्स टू वेरियस मीन्स यूज बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स अनरूली मेंबर्स टू बैक टू लाइन। यानी आप अगर गलत रास्ते पे चले गए हो, आपको वापस लाना, दैट इज वॉट सोशल कंट्रोल डज, ठीक है। सोशल कंट्रोल इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन बैलेंस। इसका काम होता है सोसाइटी में बैलेंस बनाना, ठीक है, टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड इन द इंडिविजुअल। ओके, तो इनका काम क्या होता है सोशल कंट्रोल का, आपको कंट्रोल करना, आपको सही रास्ते पे लाना, आपको नॉर्म्स के हिसाब से चलाना। नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी में जो रूल्स होते हैं वो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सो क्यों ज़रूरत है हमें सोशल कंट्रोल की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, और ग्रुप में यूनिटी रहे उसके लिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो, जैसे मान लो कि आपसे बोला गया है कि आपको थोड़ा शांति रखनी है रूम में, बट आप कस कस के तेज तेज म्यूजिक ऑन करके गाने बजा रहे हो, तो ये क्या है, ये एक सोसाइटी में सही तरीका नहीं है रहने का, ठीक है। इससे आपके आसपास वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लेट्स से, तो फिर क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा, है ना, आपके पेरेंट्स से आपकी शिकायत कर दी जाएगी। ये सब क्या तरीके होते हैं, सोशल कंट्रोल के तरीके, आपको वापस से ठीक ट्रैक पे लाने के, ताकि आप एक सोसाइटी के हिसाब से मेंबर बन के रह सकें। ओके, ना यहाँ पर देखो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में एक थिंकर आते हैं जिनका नाम है एमाइल डर्कहाइम, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी सब इसी बुक में। और कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं कार्ल मार्क्स। ओके, अभी बस नाम देख लो, आगे के क्लासेस में आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इसलिए ज़रूरी है सोशल कंट्रोल, ताकि जो भी लोग हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें। अगर आप कोई भी गलत बिहेवियर आपका है तो आपको ठीक कर सकें, राइट। इन्फोर्सिंग ऑफ वैल्यूज एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। अगर हर इंसान कुछ वैल्यूज़ को नहीं मानेगा, है ना, पैटर्न्स को नहीं मानेगा, तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी में कभी भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहता है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है, ये पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है ना। सोशल कंट्रोल हेयर इज डायरेक्टेड टू रिस्ट्रेन डेविएंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एज वेल एज टू मिटिगेट टेंशंस। इससे क्या होता है, आपका डेविएंट बिहेवियर नहीं बनता है। डेविएंट बिहेवियर क्या होता है, जब आप सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट चले जाते हो। लेट्स से आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए, बट आप स्कूल ना जाओ, आप घर में बैठो, है ना, आप पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग हो जाओ, तो ये एक डेविएंट बिहेवियर है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें ये बताया जाता है दैट वी शुड अटेन एजुकेशन, हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। अब आप स्कूल छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर आप डेविएंट हो जाओगे। और ऐसे सोचो, बहुत सारे लोग अगर स्कूल जाना बंद कर दें, पढ़ाई बंद कर दें, तो क्या होगा आगे जाके, व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट लर्न एनीथिंग, राइट। सो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप एक डेविएंट हैं। तो डेविएंट ना बने, इसलिए सोशल कंट्रोल जरूरी होता है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसका जस्ट अपोजिट होता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव का। फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहता है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ फंक्शन है, राइट, कुछ ज़रूरत है। जैसे सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कुछ फंक्शंस हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसका जस्ट अपोजिट है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में they see social control as a mechanism to impose control of dominant social classes
ऑन द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर रूल करने के लिए बनाया गया है सोशल कंट्रोल, ताकि हम कभी भी उस सिस्टम से बाहर जाके चेंज ना ला पाएं। ये लोग बात करते हैं कि कैसे हमें चेंज लाना है। जो भी सोसाइटी में होता है वो तभी होता है जब सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चेंज आता है, दे बेसिकली से दैट। तो अगर हम कभी भी डेविएंट बनेंगे नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं आएगा, ऐसा कहना था इन सारे पर्सपेक्टिव्स में जितने भी थिंकर्स आते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स उनका, ठीक है। नाउ स्टेबिलिटी वुड बी सीन एज फॉर्मल रिट ऑफ वन सेक्शन ओवर द अदर। ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो एक तरीके का यू कैन से एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कुछ भी चेंजेस ला ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो इसलिए ये कहते हैं कि निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं सोशल कंट्रोल के, सोशल कंट्रोल क्यों जरूरी नहीं है और नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में। नाउ गाइस यू डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, आई डोंट नो, एनसीईआरटी में शायद ये ज़्यादा मेंशन भी नहीं है, तो इतना परेशान मत होना, आगे अभी हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। सोशल कंट्रोल का बेसिक मीनिंग समझ लो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो दो तरह के सोशल कंट्रोल होते हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, फॉर्मल, और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल। फॉर्मल में आता है स्टेट की तरफ से कंट्रोल, लॉ, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, ठीक है। बेसिकली जितना भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लॉ, रिटन रूल्स, है ना, ये सारे आते हैं किसमें, फॉर्मल में, ओके। इनफॉर्मल में कौन सा आता है, जो इतना ज़्यादा लॉ या रिटन नहीं होता है, जैसे कि रिलीजन, कस्टम, आपको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगी, वो इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सैंक्शन क्या होता है, अ सैंक्शन इज मोड ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी एक रिवॉर्ड जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप गलत चीज़ करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, बट अगर आप अच्छी चीज़ करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सैंक्शन, ठीक है। अच्छा, डेविएंस क्या होता है, इट रिफर्स टू मोड ऑफ एक्शन विच डू नॉट कन्फर्म टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सोसाइटी में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं करने के लिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप हटके कुछ और कर रहे हैं, तो आपको डेविएंस बोला जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें गाइस याद रखना, एग्जाम में आती हैं। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी के लास्ट में मेंशन होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मैंने आपको बताया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फोकस करती हैं टेंशन पे, डिविजन पे, है ना, इन सारी चीज़ों पे। एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है जो फोकस करता है, उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये लोग बेसिकली बात करते हैं कि कैसे स्कार्सिटी है रिसोर्सेज में, राइट। सोसाइटी प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ग्रुप्स स्ट्रगल टू गेन एक्सेस टू, यानी रिसोर्सेज कम है, एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है, यही सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। मार्क्सियन राइटिंग्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, बहुत सारा जो फोकस है वो कार्ल मार्क्स ने इस पर किया है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अभी बेसिक्स है, मैंने वैसे अलग से भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये पढ़ाया है शॉर्ट में, तो अगर देखना है तो वो वीडियो देख लो, ठीक है ना। नाउ फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो यू गाइज नो, फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा फंक्शन पे फोकस करते हैं। इनके हिसाब से सोसाइटी में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन ज़रूर है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, देखो, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनस कैरेक्टर और द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप विच रिलेट टू हु दे आर एंड वॉट इज मीनिंगफुल टू देम। तो आपका क्या कैरेक्टर है ग्रुप में, दैट इज व्हाट इज योर आइडेंटिटी इज, ओके। तो ये वाला डेफिनेशन भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफाइन आइडेंटिटी, ओके। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स कैरीड ऑन इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में किस तरह का मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मोड ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बट सोशल रिलेशन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सोशल रिलेशंस भी आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नाउ नेक्स्ट टर्म है नैटल। सो नैटल का मतलब होता है प्लेस या टाइम किसी भी एक इंसान के बर्थ का, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है रूल्स ऑफ बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट और embody a culture's value. It may prescribed or given type of behavior or forbidding it. Norms are always backed by sanctions of one kind or another, varying from informal disapproval. So norms and values मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। values basically good और bad बताता है हमें, ठीक है, good bad, क्या चीज़ desirable है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका वैल्यू बताता है, ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। आपको मैं अलग से शॉर्ट में बताऊंगी ये क्या होता है, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में मैं इसके नोट्स ऐड कर दूंगी थोड़ा नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे। नाउ सैंक्शंस क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है यू गाइज नाउ नो, जब दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एग्रीगेट यू ऑल नो, एक टाइम पे एक प्लेस पे जो लोग होते हैं जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता उसको हम लोग एग्रीगेट कहते हैं। खासी एक मेघालय का ट्राइब है, तो इसको भी याद रखना। सोशल कंट्रोल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, राइट।
नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑल्सो जो तुम्हें इस चैप्टर में मिलेंगे, तो प्लीज़ रीड दिस, ठीक है, इसको रीड ज़रूर से करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में मेंशन थी। ओके, नाउ दीज आर द बुक लिस्ट। अगर आप लोग किसी भी एमसीक्यू टाइप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी जैसा, तो इन सारी बुक्स को देख लो अच्छे से, ठीक है, दीज बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे भी एक आइडिया रहेगा और मैं उस हिसाब से ही आपके क्लासेस को प्लान करूंगी। तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग यूपीएससी के लिए इस क्लास को देख रहे हो, या फिर 11th स्टैंडर्ड में हो, या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वॉट एवर यू फील लाइक यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट वी कैन हैव, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें अरेंज्ड हैं, मेक यूज़ ऑफ इट। ओके, नाउ ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है, इसका नाम चेंज हो गया है, सीयूईटी यूजी सोशोलॉजी नहीं, सोशल साइंस आपको दिखेगा, क्योंकि मैं बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाऊंगी 11th-12th के। तो ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है इफ़ यू आर अ 11th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, या आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाला मेन टेलीग्राम है, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, ये वाला जो है ये मेन डिस्कशन ग्रुप है, मेन डिस्कशन ग्रुप या यू कैन से मेन चैनल, ठीक है, जहाँ पर सारे अपडेट्स होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस एज वेल। इसके साथ आपको जो ग्रुप ज्वाइन करना है वो सीयूईटी यूजी सोशल साइंस वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, एंड बहुत जल्द मैं चैप्टर 3 भी कवर करूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट।